वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करेंगे छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर बात करें मुआशी तरक्की में तो वो कलीदी किरदार अदा करती हैं और हज़ारों लोगों का जो रोज़गार है वो उससे जुड़ा होता है, वो उसे रोज़गार फराहम कर रही होती है। मगर माजी की अगर बात की जाए तो माजी में बड़ी सनतों को तरजीह देते हुए इन सनतों को नज़रअंदाज किया गया था। अब मौजूदा हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे की जो सनतें हैं उनको ऊपर उठाने के लिए पुरज़्म है, जिसके लिए कारोबार में आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। स्टेट बैंक ने इसी ज़िम्मन में हुकूमत की शराकत से एक नई स्कीम मुतारिफ कराई है। अच्छा, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि उन कारोबारी इदारों को सहूलत पहुँचाना है जो कि कर्ज़ों तक रसाई के लिए ज़मानत रहन पेश नहीं कर सकते हैं, और इस इकदाम को SME यानी आसान फाइनेंस का नाम भी दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पास मौजूद नहीं है, फिर परेशान हो रहे होते हैं कि हम पता नहीं कहाँ से गारंटी दे रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर भी है, और इस पर हम तफसीलन बात भी इसलिए करेंगे कि वो लोग जो कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि उनके पास सरमाया नहीं होता। तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा ये सेगमेंट हमारा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि आसान फाइनेंस स्कीम के तहत पहली बार बिला ज़मानत 10 मिलियन तक कर्ज मिल सकेगा। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आप लोगों को मिल सकेगा, और SMEs को 25% की बजाय ज्यादा से ज्यादा 9% पर कर्ज मिलेगा। अच्छा, 40 से 60% रिस्क कवरेज हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। फारूक हबीब ने कहा है कि इस स्कीम से नए SMEs फ़ायदा उठा सकेंगे, जिससे मुल्क में मजमूई मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। बड़ा खुशाइंद एक अच्छा, अब इसको आसान अल्फाज में बताने के लिए, मजीद समझाने के लिए कि हम समझ सकें, आपके जो सवालात हैं वो हम कर सकें, हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समर हुसैन साहब। समर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये स्कीम है क्या? आसान अल्फाज में बताइए। जिस तरह से हमने आपसे जो घरों की स्कीम आई थी, वो कर्ज आया था, उस बारे में जाना था, तो आपने आसान अल्फाज में बताना है कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इस स्कीम से। जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वसातत से हम दोबारा अपना पैगाम जो है स्टेट बैंक का पैगाम आपके सामीन तक पहुँचा सकेंगे। अच्छा, स्कीम के मैं अभी आपको फीचर्स बड़े तफसील के साथ और बहुत आसान तरीन अल्फाज में बताऊँगा, लेकिन अभी जैसे आपने खुद तस्करा किया पहले कि SMEs जो हैं यानी छोटे और दरमियानी दर्जे के जो कारोबार होते हैं, उनका पाकिस्तान की मईशत में, पहले पूरी दुनिया की मईशत में बड़ी अहमियत होती है, पाकिस्तान की मईशत में अगर आप देखें तो 40% से ज़्यादा, आप जिसका नाम GDP सुनते रहते हैं, उसका 40% से ज़्यादा यही कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्हीं की तरफ से आ रहा होता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 25% से ज़्यादा SMEs कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस कंट्रीब्यूशन के बावजूद उनको मिल क्या रहा होता है, तो पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त एक तखमीनी के मुताबिक 50 लाख SMEs अभी भी हैं, लेकिन उसमें से 2 लाख से भी कम ऐसी हैं जिनको बैंकों की तरफ से किसी किस्म की फाइनेंसिंग मिली है। यानी अगर ये देखें, जो आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी कारोबार को, बड़े को कितना पैसा मिलता है, तो टोटल अगर देखा जाए पाकिस्तान का कि कितना प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट देते हैं बैंक, उसका सिर्फ 7% SMEs को मिलता है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है ये। तो इस बात को देखने के लिए, इस बात को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। देखिए, पहले ये समझने की जरूरत है कि बैंक अभी इन छोटे या दरमियानी कारोबार, अच्छा जब मैं कहता हूँ छोटे या दरमियानी कारोबार, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिटेलर्स भी हैं, दुकानदार भी हैं, IT कंपनीज भी हैं, कोई भी अपना कारोबार शुरू करना चाहता है वो भी इसमें शामिल है। पहले ये देखें कि बैंक, क्योंकि देखें इस स्कीम के फीचर्स का तभी लुत्फ आएगा कि जब पता चले कि बैंक फाइनेंसिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने उन्हीं चीजों को, हमने उन्हीं 3 चीजों को जिसकी बुनियाद पर बैंक फाइनेंसिंग नहीं करते थे एड्रेस किया है इस स्कीम के अंदर। सबसे पहली बात यह कि बैंकों के पास एक्सपर्टीज ही मौजूद नहीं थी, यानी बैंक ये जानते ही नहीं थे बैंकों के पास कि SME को किस तरह से फाइनेंस किया जाए। उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसके जरिए वो SME को फाइनेंस कर सकते। अच्छा, बैंक चूंकि SMEs के पास देने के लिए रहन नहीं होती, जमानत की कोई चीज नहीं है, कोलैटरल कोई नहीं होता। अगर आप चाहें कि एक दुकानदार के पास जाकर, और दुकानदार अपनी दुकान सेटअप करना चाहता है या ये कारोबार बढ़ाना चाहता है, तो वो आपको बताए ना कि क्या चीज कोलैटरल के तौर पे दे सकता है। जो बैंक आमतौर पे कोलैटरल मांगते हैं वो क्या कहते हैं कि आप घर दें, कोई प्रॉपर्टी दें, ये इन लोगों के पास नहीं होती, किसी के पास भी। अच्छा, तो उस चीज को, यानी दूसरा इशू क्या हुआ कि कोलैटरल अवेलेबल नहीं है SMEs के पास, तो जिसकी वजह से बैंक नहीं उनको दे रहे थे। अच्छा, तीसरी चीज ये थी
कि रिस्क बहुत ज्यादा बैंक समझते थे हाँ जी। और उसकी वजह जी कि ये ज्यादा रिस्की है तो हम इसमें नहीं करेंगे। हमने जो अपनी ये नई स्कीम बनाई है जिसका नाम जैसे कि आपने बताया कि एसएमई आसान फाइनेंस, और अगर मैं इसके अंदर से शॉर्ट फॉर्म लूं कि एसएमई का एस लूं, आसान का ए लूं और दूसरा ए लूं और फाइनेंस का एफ लूं तो ये बनता है साफ, SAF, और साफ का मतलब है क्लीन। तो देखिए ये लिंक करता है क्योंकि इस स्कीम की सबसे बड़ी फीचर ये है कि ये क्लीन फाइनेंसिंग है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होगी। अब इसके फीचर्स की तरफ मैं आता हूं कि देखिए इन 3 इश्यूज को, जो बैंकों के 3 मसाइल थे, उनको हमने किस तरह एड्रेस किया। उनका सबसे पहला जो उनका मसला था कि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी, एक्सपर्टीज नहीं थी, और ये तमाम चीजें ना होने की बुनियादी वजह ये है कि उनके पास इन चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए अपना। तो अब स्कीम, स्टेट बैंक की जो स्कीम है, इसकी सबसे पहली और नुमायां खुसूसियत ये कि हम बैंकों को 1% पे पैसा देंगे। जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 1%? हम बैंकों जी सिर्फ 1% पे देंगे, और बैंकों को हम ये मार्जिन दे रहे हैं कि आप मैक्सिमम 8% तक का स्प्रेड रख के, तो यानी एंड यूजर जो है उसको 9%, ज्यादा से ज्यादा 9% सिंगल डिजिट के अंदर इस पर फाइनेंसिंग होगी। तो देखिए ये जो 8% का मार्जिन है ये क्यों दिया जा रहा है बैंकों को, ताकि बैंक इन्वेस्ट करें अपनी टेक्नोलॉजी में, ताकि बैंक इन्वेस्ट समर हुसैन साहब, अब लोगों के कुछ सवाल हैं जो हम आपसे करेंगे कि जो हमें समझ आ रहे हैं कि ये हो रहे होंगे। ये कैसे फैसला करेगा बैंक कि इसको 10 लाख का कर्ज देना है और इसको 1 करोड़ का कर्ज देना है? ये जो अप्लाई कर रहा होगा ये वही फैसला करेगा या फिर बैंक्स कुछ देख रहे होंगे? देखिए पहली बात तो कि ये अप्लाई करने वाला जो अप्लाई कर रहा होगा उसको अपनी जरूरत के हिसाब से वो अप्लाई करेगा। मसलन फर्ज करें कि उसने अप्लाई कर दिया 1 करोड़ रुपए के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब बैंक ये गेज करेगा, ये देखेगा, जिस तरह मैंने कहा ना कि इसकी खूबी सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर बैंकों के पास टेक्नोलॉजी होगी, और इसीलिए अगर आप देखें कि इसमें ये भी सहूलत दी गई है कि बैंक अपने तौर पर भी, या किसी फिनटेक, आपने नाम सुना होगा फिनटेक का अक्सर, फिनटेक क्या होते हैं कि फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज होती हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो अगर आपने कहीं से जाके कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसके पास। तो ये दोनों आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ये निकालेंगे कि इस किस्म के सारिफ को कितनी फाइनेंसिंग चाहिए। ये मांग तो 10 मिलियन रहा है, 1 करोड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसकी जरूरत कितनी होगी। तो अगर वो देखते हैं कि इसकी जरूरत अगर इसके कारोबार की, क्योंकि वो पूरी तफसील जब दे रहा होगा, तो अगर इसके कारोबार की जरूरत फर्ज करें 50 लाख रुपए है, तो फिर वो 50 लाख रुपए ही उसको देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके कहने के ऊपर 1 करोड़ रुपए दे रहे होंगे। तो अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपको और जरूर बता दूं कि ये जो 9% की बात की थी और आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी ये बात आपने की, देखिए ये अभी एसएमईज इस पाकिस्तान की मईशत में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी इसलिए कर रहे हैं कि ये आपसे और मुझसे इनफॉर्मल चैनल से पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं, और वो जो इनफॉर्मल चैनल से लेते हैं, आपको पता है कितने % पे लेते हैं? 3% पर मंथ, यानी अगर इसको कन्वर्ट करें तो 36 से 40% साल के होते हैं, जिसके मुकाबले में यहाँ इनको 9% मिल रहा होगा। अच्छा, तो अब जिस तरह मैंने कहा ना कि एसएमईज के फाइनेंसिंग के 2 मसाइल तो हमने यहाँ हल कर दिए। एक क्या कि जो बैंकों को एक्सपर्टीज डेवलप करनी थी, टेक्नोलॉजी करनी थी, वो कर सकेंगे। अच्छा, अब दूसरी एक चीज जो बड़ी अहम है, जो मैंने आपसे कहा था कि बैंक समझते हैं कि ये एरिया रिस्क वाला है, यहाँ वो जगह है कि जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने इस स्कीम में हमारा भरपूर साथ दिया है। अब आप देखें कि अगर कोई बैंक आपको 100 रुपए देता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, 100 रुपए देता है, तो तकरीबन 60 रुपए तक का अगर वो लोन खराब भी हो जाता है, डिफॉल्ट भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है बैंक को, तो 60% तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको बर्दाश्त कर रही होगी। अच्छा। यानी जो उसके अंदर रिस्क कवरेज होगा वो एक्चुअली 40 से 60% तक है। जो बड़े कर्जे होंगे यानी 10 मिलियन वाले, उस पर 40% होगा, और जो छोटे तरफ होंगे उन पर रिस्क कवरेज ज्यादा होगा। ये बहुत बड़ी फीचर है इसकी, क्योंकि इसकी वजह से बैंकों को कंफर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक मैं बात आपको, और इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं एक और बात बताऊं। अब तक की, इससे आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ने इससे पहले भी एसएमई फाइनेंस की कई स्कीमें और भी शुरू की थी। उनमें और इनमें क्या बुनियादी फर्क है? देखिए, उनमें और इनमें ये बुनियादी फर्क है कि वहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद टारगेट देता था, कहता था कि आप करें, बैंकों को हम पुश करते थे। यहाँ उल्टा होगा। देखिए, यहाँ क्या होगा कि हमने इसकी फीचर्स इतने अट्रैक्टिव रखे हैं कि यहाँ बैंक अप्लाई करेंगे स्टेट बैंक को, वो बताएंगे
वो बताएंगे। और अगर आप ये हमारा सर्कुलर भी देखें तो उसके आखिर में लिखा है कि 1 महीने के अंदर अंदर बैंकों को अप्लाई करना होगा, स्टेट बैंक को, और वो बताएंगे कि हम कितनी फाइनेंसिंग दे सकते हैं अगले 3 साल में। ठीक है, समर हुसैन साहब ये भी बताइएगा, ये प्रोसीजर एक शख्स ने अप्लाई किया, बैंक को कितनी देर में फैसला करना होगा लाजमी तौर पर कि कर्ज देना है, नहीं देना, कितना देना है? और फिर जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो पहले महीने वैसे प्रॉफिट आना शुरू नहीं हो जाता है, आमतौर पर हम यही देख रहे होते हैं। तो जिस शख्स को वापस किस्त देनी होगी वो कब से देनी होगी, कितना टाइम उसको दिया जाएगा? अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह मैंने कहा ना कि पिछली स्कीमों और स्कीमों की निस्बत फर्क यही है कि पहले हम हर चीज के अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डालते थे। हमने इसके अंदर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाल रहे कि क्या रिलेशनशिप यानी बोरोवर और बैंक के दरमियान क्या शराइत होंगी, उस पर हम कोई शर्त नहीं डाल रहे। हमने बैंकों को कहा है कि चूंकि आप अपने तौर पर ये स्कीम लेकर चल रहे हैं, हम तो सिर्फ 3 साल के लिए देखिए ये फाइनेंसिंग उनको मुहैया कर रहे होंगे और गारंटी 4 साल के लिए होगी, उसके बाद बैंकों ने अपने तौर पे इसको चलाना होगा सस्टेनेबल बेसिस पर। तो हमने इसके अंदर अपने तौर पर कम से कम शराइत रखी हैं। देखिए, आप जितनी कम शराइत रखते हैं उतना ही स्कीम के अंदर गुंजाइश इस बात की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि ये एसएमई के अंदर फॉल करता है, तो आपके सवाल का जवाब देता हूं कि कितने दिन के अंदर एसएमई के अंदर इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि अगर छोटा जो एस है स्मॉल, उसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर बैंक को जवाब देना होता है उसको। अच्छा। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर 25 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको फैसला करना होता है। तो ये ऑलरेडी एक रेगुलेशन मौजूद है इसके अंदर। सही, ठीक है। समर हुसैन साहब, एक कमर्शियल बैंक है, हम गए हैं, वो हमें ना 15 दिन में जवाब देता है ना 25 दिन में जवाब देता है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि मैंने स्टेट बैंक से शिकायत करनी है या फिर क्या तरीकाकार होगा, कोई हेल्पलाइन होगी? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपको याद होगा एक दफा पहले भी मैं जब 92 चैनल पे आया था, ये वो जमाना था कि जब हमने अपनी एक रोजगार स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, आपको याद होगा, जॉब्स को बचाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने हाउसिंग की और हाउसिंग का अगर मौका मिला तो हम बात भी आज करेंगे थोड़ी सी। वहां भी जब कोई कंप्लेंट होती थी तो उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। ना सिर्फ स्टेट बैंक की वेबसाइट पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं, बल्कि स्टेट बैंक की एक लाइन है जो कि मुस्तकिल तौर पर टोल फ्री नंबर है जिस पर कंप्लेंट किया जाता है। और अब हम तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने हाउसिंग में किया, ये चीज हम यहाँ भी करेंगे। हाउसिंग में हमने क्या किया है कि एक ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपने अगर बैंक के पास गए और आपने अप्लाई कर दिया और उसने आपको एक नंबर देंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर देंगे, फिर आपके पास इस बात की अब हाउसिंग के अंदर गुंजाइश है कि आप ट्रैक कर सकें कि 2 हफ्ते के बाद जाकर वो नंबर सिर्फ बताएं और पूछें कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, क्या मुझे मजीद कोई चीज देनी है अप्रूवल के प्रोसेस में, किसमें। तो वो एक ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल होगा और अगर कोई शिकायत होगी तो वहां हमने एक फोकल पर्संस का अपना पूरा नेटवर्क हाउसिंग के सिलसिले में बनाया है। वही चीज हम यहाँ रेप्लिकेट करेंगे इस स्कीम के अंदर, जो जहाँ के हमारे जो मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं स्टेट बैंक के, वो लोग बराह रास्त भी शिकायतें ले रहे होंगे और वो फोन पर भी लेंगे और ईमेल के जरिए भी वो ले रहे होंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ले रहे होंगे। तो वो पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद होगा। बिल्कुल। समर हसनैन साहब, एक बार कैटेगरीज को काइंडली दोबारा से बता दीजिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी देखें, स्कीम की खूबी ये है कि हर कोई शख्स या हर कोई कारोबार जो अभी चल रहा है या जो बनाना चाहता है लेकिन एसएमई की डेफिनेशन में है। अब मैं जरा थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दूं कि एसएमई हम कहते हैं किसे, स्मॉल, हम जिसे कहते हैं ना कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए, ये बड़ी वसी तारीफ है। ये क्या है कि हर वो कारोबार जिसका 1 साल का टर्नओवर यानी सेल्स जो हैं वो 80 करोड़ रुपए तक की होती हैं, वो एसएमई की डेफिनेशन में आ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी 1000 रुपए की, वो भी फॉल करता है इसके अंदर, जिसकी 1 करोड़ रुपए की है वो भी फॉल कर रहा होता है, ये सब इसके अंदर फॉल करते हैं। तो कोई भी कारोबार नया शुरू करना चाहें, एग्जिस्टिंग कारोबार करना चाहें। अच्छा, मैं फिर आपको एक और बताऊंगा कि इसकी एक फीचर जो दूसरी स्कीम से अलग है। अब तक अभी तक की बाकी स्कीमों के अंदर या तो आपको लोन मिलता है एक टर्म का, यानी 3 साल का लोन मिल गया, 5 साल का मिल गया, 2 साल का मिल गया, या फिर मिलता है वर्किंग कैपिटल जो कि 1 साल का होता है। इस स्कीम के अंदर ये दोनों किस्म के भी लोन मौजूद हैं और एक तीसरी सहूलत भी है जो कि अब तक किसी स्कीम में नहीं आई थी, और वो है रनिंग फाइनेंस की सहूलत। अच्छा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि रनिंग फाइनेंस एक आम सामीन के लिए कि रनिंग फाइनेंस क्या होता है। रनिंग फाइनेंस ये होता है कि मुझे अपने कारोबार के लिए
आज हाँ जी एग्जैक्टली मुझे अपने आप कारोबार के लिए आज 10 लाख रुपए चाहिए, एक हफ्ते के बाद मेरे उसमें से 50,000 वापस आ गए, मैं 50,000 वापस कर दूंगा। फिर मुझे अगले हफ्ते 20 लाख और चाहिए, मुझे 20 लाख मिल जाएंगे। मुझे महीने के एंड पर 30 लाख मजीद चाहिए, 30 लाख मिल जाएंगे। जितने मैं चाहूंगा, जब वापस करना चाहूंगा तो वापस कर सकता हूं, और जब लेना चाहूंगा ले सकता हूं। तो ये इस स्कीम की एक और बहुत बड़ी नुमायां खुसूसियत है जो कि बाकी की स्कीम्स के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है समर साहब, आपने जो सारी गुफ्तगू की ये तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो हम आपको फिर तकलीफ ज़रूर देंगे। घरों के हवाले से जो स्कीम आई थी उसका आपने जिक्र भी किया, उस पर रिस्पॉन्स कैसा है वो बता दें। मज़ीद आप लोगों ने क्या आसानियाँ की हैं, गवर्नमेंट ने क्या आसानियाँ की हैं, वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें मुझे याद है कि जो मेरा लास्ट प्रोग्राम था 92 का, उस वक्त जो नंबर्स थे, अगर आप कहीं से वो अपने देखेंगे तो वो नंबर्स बहुत कम थे, और उस वक्त ये एक बात हो रही थी कि क्या ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग का एक नया इनिशिएटिव है, क्या ये तरक्की करेगा भी या नहीं, ये अंदाज से हम समझते थे ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मुझे ये बताती हुई बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको और आपके ज़रिए तमाम सामीन को कि आपको मैं बताता हूँ कि इस वक्त इस स्कीम के तहत जो वज़ीर आज़म की जो हाउसिंग की स्कीम है उसके तहत बैंकों के पास 137 अरब रुपए के बैंकों को लोगों ने घरों के लिए अप्लाई कर दिया है। ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 अगस्त के हैं, 137 अरब। देखिए ये इतना बड़ा नंबर है 137 अरब का। अच्छा फिर अब कितने अप्रूव हो गए, ज्यादा अहम तो ये है ना कितने अप्रूव हो गए। 51 अरब रुपए के लोन बैंक ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है इस 137 अरब में से, ठीक है, और बाकी के प्रोसेस कर रहा है, और वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पिछले 50 साल के अंदर, ये जो मैं आपको 51 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ, पिछले 50-60 साल के अंदर इतना मजबूरी तौर पर कभी नहीं हो सका, वहां ये नंबर आ रहा है। और किन किस्म के लोगों के लिए आ रहा है मैं आपको इसके अंदर लोन अगर बताऊं कि एक एवरेज लोन साइज कितना है। एवरेज लोन साइज 30 लाख रुपए का इसके अंदर आ रहा है, 3 मिलियन का। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो एक शुरू में एक फियर हो रहा था कि स्कीम को अप्लाई करने के लिए बड़े बड़े किस्म के जो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के घर वाले लोग अप्लाई कर रहे होंगे, वो नहीं है। ये स्कीम एक्चुअली एक आम आदमी को एड्रेस। अच्छा अब एक बड़ी चीज जो अहम हुई है जब पिछला हमारा प्रोग्राम हुआ था और उसके दरमियान में, और जो कि मेरे ख्याल में आपके तमाम सामीन को जानने की जरूरत भी है और उसी एतबार से अप्लाई करने की भी जरूरत है। देखिए वो क्या है कि एक ऐसा शख्स जो कि ऑलरेडी कारोबार कर रहा है या एक ऐसा शख्स जो जॉब कर रहा है, मैं हूं जैसे, या आप जॉब कर रहे हैं, हमारे तो जो आमदनी है वो उसका एक सबूत मौजूद है। आपको पे स्लिप मिलती है, मुझे एक पे स्लिप मिलती है, उस पर लिखा होता है कितना हमें सैलरी मिल रही है। यहाँ तक तो बैंकों को इतना मुश्किल पेश नहीं आ रही होती। लेकिन अहम मसला ये होता है कि एक ऐसा आदमी जो रिक्शा चलाने वाला, हाँ, जो मैं ये कहता हूँ कि फर्ज कर लें कि अगर कोई रेडी पे उसने अपना कारोबार कर रहा है, वो किस चीज का सबूत देगा, अपनी आमदनी का कहां से सबूत देगा। तो उसके लिए देखिए हमने एक सहूलत इसमें पैदा की है कि कि वो अपने सिर्फ क्या करे कि ये बता दे कि मैं किस जगह पे रह रहा हूँ। जाहिर है जहां रह रहा होगा वहां उसने मालिक मकान के साथ कोई उसने कांटेक्ट किया होगा, कोई बिल देता होगा, उनके अमाउंट बैंकों को बता दे अप्लाई करते वक्त। बैंक उसकी बुनियाद पर एक सिस्टम डेवलप हो गया है जिसको तमाम बैंक अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। बैंक उन नंबरों को डालेगा अपने सिस्टम में, वहां से ये निकल आएगा कि ये आदमी कितनी किस्त अदा कर सकता है, ठीक है, तो अगर ये किस्त बनेगी तो कितने का मकान इसको मिल सकता है। एक चीज ये हो गई। दूसरी मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहूंगा कि देखिए नेशनल बैंक ने इस सिलसिले के अंदर एक बड़ा अच्छा काम किया था कि एक मोबाइल वैन बनाई थी जो कि सब जगह लेके जाते थे, और जिसके अंदर आप गांव देहातों में भी जा रहे हैं कि आप वहां जाकर अप्लाई करें और कर दें। वहां वजीर आजम पाकिस्तान जनाब वो गए, उन्होंने जब देखा तो वहां उसका जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, 8 या 9 पेज का। तो फिर उसके बाद जब ये उन्होंने देखा तो अब स्टेट बैंक ने इस सिलसिले में एक बहुत मेजर काम किया है कि अब आप किसी भी बैंक के पास चले जाएं, ये मेरी गारंटी है
कि किसी बैंक के पास चले जाएं और आप कहें कि मुझे लोन चाहिए, इसके लिए आपको एक पेज का फॉर्म सिर्फ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, काफी आसानी कर दी गई है। सैयद समर हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें। और बड़ा अहम मामला है, हर आदमी जो है अपना कारोबार भी करना चाहता है, अपना घर भी बनाना चाहता है। बड़ी अहम गुफ्तगू थी और कई सवालात लोगों के जो थे वो दूर हो गए। बिल्कुल, उनके जो जवाबात हैं वो समर हसनैन साहब ने दे दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम लोगों के लिए वो तमाम चीज़ें जो हैं हेल्पफुल भी होंगी। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में छोटे बड़े तमाम शहरों की अगर बात करें तो आज 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, फैसलाबाद में छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, मजालिस जो हैं वो मुनाकिद की जाएंगी, कैसे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? बिल्कुल, फैसलाबाद में जो ही यकम मुहर्रम का आगाज़ हुआ तो फैसलाबाद में यहाँ पर पुलिस की तरफ से एक सिक्योरिटी का सख्त सिक्योरिटी का शेड्यूल मुरतब कर दिया गया। और यूं ही मजालस का पता चलता जा रहा है और जुलूसों का पता चलता जा रहा है, उसी हिसाब से हर आते दिन जो है एक नया प्लान तश्कील दे दिया जाता है ताकि सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए जाएँ। आज 9वीं मुहर्रम है तो इस हवाले से पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है उस हवाले से आज 150 से ज़ायद जो है फैसलाबाद में मजालस बर्पा होंगी और 60 से ज़ायद जो है छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। ये ज़िला भर की तादाद है। इसके अलावा फैसलाबाद में 9वीं मुहर्रम का जो जुलूस है वो फैसलाबाद में अमीपुर बाज़ार जो है इमाम बारगाह हैदरिया ट्रस्ट वहाँ से निकाला जाएगा। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये इमाम बारगाह जो धोबी घाट है, मरकज़ी इमाम बारगाह, वहाँ पर पहुँचेगा। ये जुलूस जो है आज शाम नमाज मगरिब के बाद निकाला जाएगा। इस तमाम जुलूसों पर 1500 से ज़ायद सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। इनको मामनत के लिए यहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स, एलीट फोर्स की टीमें, डॉल्फिन फोर्स और दीगर तमाम जो इनके अलाइज अदारे हैं वो तमाम पुलिस के साथ हैं। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार, सिविल डिफेंस के एहलकार, एलीट फोर्स के एहलकार, डॉल्फिन फोर्स जगह जगह खड़े हैं। जहाँ जहाँ जुलूसों के रूट्स हैं वहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मजालस हो रही हैं वहाँ पर वहाँ पर एहलकार तैनात है। 4 परत की सिक्योरिटी दी जा रही है। जगह जगह खारदार तारें लगाई गई हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो अज़ादार आ रहे हैं उनको चेक किया जाए। इसके अलावा अज़ादारों के अलावा अगर कोई और भी शख्स आ रहा है, दीगर मुतल्लिका अदारों के लोग आ रहे हैं, उनको भी SOP से गुजरने के बाद जुलूसों के अंदर मजालस के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फैसलाबाद में क्या सूरत है हमें वो बता रहे थे। हम रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आप बताइएगा मुल्तान की क्या सूरत हाल है, किस तरह से सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ज़िला मुल्तान में भी आज जो है 80 जो जुलूस है वो निकाले जाएंगे, जबकि 166 जो है वो मजलिसें हैं वो बर्पा की जाएगी। अगर इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो तमाम जो जुलूस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जो इसके अलावा रज़ाकार है, वॉलंटियर है, वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इनके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हो गए, डॉल्फिन फोर्स है, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस है, वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज अगर मरकज़ी मातमी जुलूस के हवाले से बात की जाए तो इमाम बारगाह जो मुमताज़ाबाद है वहाँ से मरकज़ी मातमी जुलूस दिन 11 बजे जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जुलूस है वो बरामद होगा, जो मेन मार्केट मुमताज़ाबाद से होता हुआ नमाज मगरिबैन के टाइम जो मुमताज़ाबाद की इमाम बारगाह में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अगर जुलूस के हवाले से बात की जाए तो जो अज़ादार हैं, जो कसीर तादाद में अज़ादार हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इमाम बारगाह में कुछ ही देर बाद यहाँ पर मजलिस है वो बर्पा की जाएगी और जिसके बाद जो मरकज़ी जुलूस है वो बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के टाइम इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद ही पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम अज़ादारों को चेकिंग के बाद जो है वो अंदर आने दिया जा रहा है। मुमताज़ाबाद का तमाम जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर कनाते लगा के, ट्रालियाँ लगा कर तमाम एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी की 3 लेयर में तकसीम की गई है। सबसे पहले जो रज़ाकार है वो चेक कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एहलकार है और फिर यहाँ पर रेंजर के एहलकार हमें नज़र आ रहे हैं, वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर सहूलियत के हवाले से बात की जाए तो जगह जगह पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें मुल्तान की सूरत हाल क्या है आगाह की। इस्लामाबाद से गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम दस्तगीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम दीगर कुछ शहरों की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे मामलात हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।